हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कहते हैं ये लॉज, सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, किसी भी किस्म के एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद आपको कंपाउंड दे रहे हैं, तो वो इन 5 लॉज को फॉलो करते ही करते हैं। तो पहला लॉ है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा लॉ है आपके पास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और जो लास्ट लॉ है आपके पास वो है एवोगैड्रोज लॉ। तो चलिए हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है आपके पास लॉज नहीं होगा, सॉरी, ये लॉ होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहती है स्टेटमेंट, देखते हैं हम। तो इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रही है तो उसमें मास में किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी, ना तो रिएक्शन होने से पहले ना तो रिएक्शन होने के बाद। यानी कि जितना मास आपके पास रिएक्टेंट का होगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट भी होगा। इन दोनों मासेस में किसी भी किस्म का डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं। ये लॉ दिया था एंटोनी लावेजर ने 1789 में। तो एंटोनी लावेजर की फोटो अच्छे से याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री भी आपके पास एंटोनी लावेजर ही हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से हमें इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ऐसा कब होगा, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस वक्त ये कंडीशन आएगी। फॉर एग्जांपल आपने लिया हुआ है एक कार्बन, एक रिएक्शन करवाई हुई है, किस किसके बीच में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन करवाई हुई है। तो आपको प्रोडक्ट मिला है हुआ है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इनके मासेस की तरफ ध्यान देते हैं। कार्बन का मास होगा हमारे पास 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारे पास 32 ग्राम। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बना हुआ है। इन दोनों के मास को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि रिएक्टेंट के मासेस को अगर हम ऐड कर दें, तो हमारे पास 44 ग्राम आ रहा है। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का मास 16, कार्बन का मास आ जाएगा आपके पास 12, और दूसरे ऑक्सीजन का मास आ जाएगा आपके पास 16। इन तीनों को अगर आप ऐड करो तो ऐड करके देख लो, आपके पास 44 ग्राम ही आएगा। इसका मतलब अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपका कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस वक्त जो आपके रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। एक दूसरी भी कंडीशन है, मान लेते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा आपके पास, उस वक्त आपने देखना है कि रिएक्टेंट का इनिशियल मास कितना था, रिएक्शन होने से पहले जो मास था रिएक्टेंट का वो कितना था, और आधी अगर रिएक्शन हुई है तो जितना भी प्रोडक्ट बना है आपके पास उसका मास लेना है, और जो रिएक्टेंट बचा हुआ होगा उसका मास अगर आप लोगे तो वो भी हमेशा बराबर ही आएगा। अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें बताना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ AgNO3। आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, इसका मास आपने कैलकुलेट करना है। ये रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम क्लोराइड का मास है आपके पास 8.85 ग्राम, और प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इनका मास भी आपको गिवन है, सिल्वर क्लोराइड का इतना है और सोडियम नाइट्रेट का इतना है। तो आपने निकालना है सिल्वर नाइट्रेट का। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट सही है तो उसकी मदद से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये जो रिएक्शन दी गई है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। इसका मास हमें गिवन नहीं है तो इसको हमने x रख लिया।
सोडियम क्लोराइड का हमें गिवन है तो वो हमने लिख लिया, सिल्वर क्लोराइड का गिवन है ये भी हमने लिख लिया, सोडियम नाइट्रेट का गिवन है तो ये भी हमने लिख लिया। इन दोनों के मासेस को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास 22.85 ग्राम। ठीक है, अब हमने इन दोनों के मासेस को जब ऐड किए तो हमारे पास 22.85 ग्राम आया, ये प्लस में है, इसको ट्रांसपोज कर दो इस साइड, राइट हैंड साइड में, ये माइनस हो जाएगा। तो इसके मास में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 17 ग्राम। तो अब हमारा मकसद यहाँ पे मास कैलकुलेट करना तो था ही था, उसके बाद में ये बताया हुआ था कि मास कैलकुलेट करो और उसके बाद में बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन जो है, जो इस क्वेश्चन में कंडीशन पूछी गई है तो उसके हिसाब से अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट सही है तो बताओ ये उसे फॉलो करता है या नहीं करता है। हम सिंपली प्रोडक्ट का मास तो हमें पता है, तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपली जो हमारे पास रिएक्टेंट होंगे उनके मास को ऐड कर देंगे। एक रिएक्टेंट है आपके पास 17 ग्राम और दूसरा है आपके पास 5.85 ग्राम। ठीक है, इनको ऐड कर दो तो ये ऐसे ही 85 का 85 ही आएगा, पॉइंट आ जाएगा 17 और 5 होता है आपके पास 22, तो ये आ जाएगा आपके पास रिएक्टेंट का मास और ये है आपके पास प्रोडक्ट का मास, तो दोनों सेम है। इसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल होगी जिसको आप खुद से कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि ये फॉलो करता है या नहीं करता है। ये आपको होमवर्क मिल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट लॉ है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अब ये दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने, तो क्या कहा था इन्होंने वो चीज़ देखते हैं। फोटोग्राफ अच्छे से देखिएगा, चेहरा याद रखिएगा। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight irrespective of source। यानी कि कोई भी कंपाउंड आप ले रहे हो, किसी भी सोर्स से ले रहे हो, सोर्स अगर आपके पास डिफरेंट है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगी। किसी भी सोर्स से अगर आप ले रहे हो तो केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहने वाली है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि जो प्रोस्ट थे उन्होंने किस चीज़ पे काम किया हुआ था। उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया हुआ था, एक तो नेचुरल फॉर्म में लिया था और दूसरा सिंथेटिक यानी कि मैन मेड लिया हुआ था। उसके अंदर इन्होंने जो इसकी कंपोजिशन थी वो लिखी हुई थी। तो जो परसेंटेज थी कॉपर की, कार्बन की और ऑक्सीजन की, अलग अलग कंपोजिशन थी। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के दौरान इनको नेचुरल सोर्स से भी कॉपर की परसेंटेज इतनी मिली और मैन मेड से भी इतनी मिली, ऑक्सीजन की भी सेम मिली, कार्बन की भी इतनी मिली सिंथेटिक से भी, और नेचुरल से भी, ऑक्सीजन की भी नेचुरल से भी इतनी मिली और सिंथेटिक से भी इतनी मिली। यानी कि सोर्स आप कोई भी ले रहे हो तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आएगी। ठीक है, वो मान लीजिए वाटर है H2O, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप समंदर का पानी ले रहे हो तो उसका फॉर्मूला H2O होगा और आप चश्मे का पानी ले लोगे और उसका फार्मूला कुछ और हो जाएगा, उसका भी तो H2O ही होगा। यानी कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी। चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पे पानी लिया हुआ है अलग अलग सोर्सेज से, रिवर से लिया हुआ है, रेन वाटर लिया हुआ है और टैप वाटर लिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो तीनों का सेम ही है, H2O ही है। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो कंपोजिशन होगी वो 11.11% होगी और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन होगी वो 88.89% होगी। चाहे आप किसी भी सोर्स से ये चीज़ ले रहे हो तो इनकी केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगी, जो मास होगा वो भी सेम रहेगा। और उसके अलावा आप बात करो इनकी कॉम्बिनेशन, वो हम आगे दूसरे लॉ में पढ़ेंगे। चलिए आगे ही डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। आई होप अगर समझ आया होगा आप सॉल्व कर पाओगे, अगर सॉल्व नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट लॉ है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ, इसकी तरफ बढ़ते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड,
यानी कि दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, मान लीजिए कोई एक ए एलिमेंट कंबाइन हो रहा है बी एलिमेंट के साथ और प्रोडक्ट दे रहा है आपको सी प्लस डी, ठीक है। यानी कि दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रही हैं, उनके कम्बिनेशन से जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द मास ऑफ वन एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स्ड मास के साथ ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा, और उनके मासेस का अगर हम रेशो निकालें तो वो भी हमेशा सेम ही रहेगा। वो देखो, मान लो आपके पास H2O है, ठीक है, ये बना हुआ है आपके पास H2 प्लस O2 की वजह से। चलिए आगे एग्जांपल देता हूँ, जॉन डाल्टन ने ये ला दिया था। एग्जांपल में है आपके पास 2 ग्राम आपने हाइड्रोजन लिया हुआ है, 16 ग्राम एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो H2 होता है ना। 2 ग्राम आपने ये लिया हुआ है, 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया हुआ है, तो टोटल जो वाटर है उसका मास आया हुआ है 18 ग्राम। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो जो मास है, यानी कि अगर आप H2 प्लस O की जब रिएक्शन करवा रहे हो, एक्चुअल में ये डायटोमिक फॉर्म में ही होता है, लेकिन सपोज समझाने के लिए तो आपके पास H2O आया है। अगर आप इसी रिएक्शन को इस तरीके से लेते हो H2 प्लस O2, अगर आपके पास H2O2 बना रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें अगर हम मासेस का जो रेशो होगा उसको कंपेयर करें तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। चलिए अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 था, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 था, हाइड्रोजन का 2 था और ऑक्सीजन का 34 था, और यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 18 ग्राम ये बना है हमारे पास, और इसको हम ऐड कर देंगे, सॉरी 32 है, एक का 16 और दूसरे दो का 32, ये आपके पास 34 के बराबर आएगा। तो स्टेटमेंट ये थी कि अगर इन दोनों के जो मासेस हैं, अगर उसका हम रेशो लें तो वो भी हमेशा बराबर ही आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन के अगर रेशो की बात करें तो हाइड्रोजन के रेशो की बात करें तो H2 पहले था और H2 बाद में ही था, 2 ये था और 2 ये था, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख सकते हो 2:2, इसको कैंसिल कर देंगे तो जो हाइड्रोजन का रेशो होगा वो 1:1 ही रहने वाला है। अगर हम कर दें बात इस वाली कंडीशन में ऑक्सीजन की और इस वाले ऑक्सीजन की, तो ये इस वाले ऑक्सीजन की, सॉरी, तो आपके पास जो रेशो है यहाँ पे भी रेशो बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं। ऑक्सीजन का रेशो कितना था, ऊपर 16 और नीचे कितना था आपके पास 32, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन था और यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन थे, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो इनका रेशो भी आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिल रहा है। अगर आपको रेशो 1:2, मान लीजिए आपको रेशो मिल रहा है ऑक्सीजन का, यानी कि जो O2 है उसका रेशो इन दोनों कंपाउंड्स में है ना, पहले O और O2 का जो रेशो है वो आपको सेम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसी मदद से आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। आपने एक रिएक्शन करवाई हुई है यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन के बीच में, और आपको मिला हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला हुआ है। दूसरी रिएक्शन करवाई है जिसमें कार्बन लिया हुआ है और ऑक्सीजन 2 लिए हुए हैं, और आपके पास बना हुआ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर हमने इनके मासेस को कंपेयर करेंगे तो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। अगर इसके और इसके मास को कंपेयर करें तो इसका मास हो जाएगा आपके पास, सिंपल रेशियो की अगर हम बात करें 1:1, तो इसके मास की हम बात करें 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो इसका रेशियो भी आपके पास 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेशियोज में चेंजिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि आपने CO है, इसका जो मास होगा वो CO2 के मास के बराबर थोड़ी ना होगा, क्योंकि अगर आपके पास CO था
जब मास आपके पास 28 ग्राम था तभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, जब मास आपके पास 44 ग्राम हो गया तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओवरऑल यानी कि जो रेशियोज होंगे कम्बिनेशन के टाइम पे वो हमेशा सेम पे रहने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ लॉ पे, जो आपके पास क्या है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। गिल लुसेक ने ये लॉ दिया था, कब दिया था, 1808 में। व्हेन गैस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, बोलता है जब गैसेस कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, दे डू सो इन सेम रेशो बाय वॉल्यूम, यानी कि उनका जो वॉल्यूम होगा उसका रेशो हमेशा सेम रहेगा, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है, मान लीजिए H2 ही गैस किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर उसका जो रेशो होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप किसी भी किस्म का टेम्परेचर ले लो या किसी भी प्रेशर पे ले लो। हाँ, अगर आप थोड़ी चेंजिंग लाते हो टेम्परेचर और प्रेशर में, कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है और रेशियोज में भी चेंजिंग आ जाती है। चलिए देखते हैं, अब आपके पास एक गैस है H2 और दूसरी गैस H और दूसरी गैस है आपके पास O2, दोनों आपके पास गैसेज ही हैं। जब आपने इनको रिएक्ट करवाया तो आपके पास मिला आपको वाटर, जो कि आपके 100 ml मिला, ये 50 ml था और ये 100 ml था। अगर हम इनके सिंपल रेशियो की बात करें तो वो भी हमेशा सेम ही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे 100 था H2 का, 50 था आपके पास O2 का, और H2O की अगर हम बात करें तो वो था हमारे पास 100 ml। तो अगर हम रेशियोज की बात करें तो 51 ज़ा 50 हो जाएगा, 52 ज़ा 100 हो जाएगा और 52 ज़ा 100 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो रेशियो होंगे वो मिलेंगे आपको बिल्कुल सेम, 2:1:1, यानी कि ना तो रेशियो में चेंज यहाँ पे आएगी और ना तो यहाँ पे आएगी, हमेशा जो रेशियोज होंगे वो हमेशा सेम रखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। फॉर द गैसेस रिएक्शन, कोई गैसेस रिएक्शन हो रही है, गैसेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए H2 और Cl2 के बीच में रिएक्शन हो रही है और आपको मिल रहा है HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हो रही है और आपको मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इफ 40 ml ऑफ हाइड्रोजन कम्प्लीटली रिएक्ट्स विद क्लोरीन, अगर मान लीजिए कि जो 40 ग्राम हाइड्रोजन है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस HCl। आपने देखना है कि जो क्लोरीन है यानी कि 40 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें कितने क्लोरीन की ज़रूरत होगी और हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा। ध्यान से समझिएगा इसको। अब अगर हमने 1 ml हाइड्रोजन लिया हुआ है तो 1 ml अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें 2 ml HCl मिलेगा। ठीक है, अगर ये हमने वेट में इसको अच्छे से आपको बताता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन लिया हुआ है 1 ml, ठीक है, और जो क्लोरीन है वो भी लिया हुआ है आपने 1 ml, ठीक है। तो जो आपके पास HCl बनेगा वो इन दोनों के मासेस का सम बनेगा, सिंपली, है ना। 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 ml HCl। क्यों? क्योंकि इनके जो रेशियोज हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर 100% ये कंबाइन कर रहा है तो 100% ये जब इसके साथ रिएक्ट हो रहा है तो 100% ये भी कंज्यूम हो रहा है। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है 40 ml, ठीक है, 40 ml आपके पास हाइड्रोजन है, वो 40 ml Cl के साथ ही रिएक्ट करेगा और टोटल कितना बन जाएगा, 40 और 40 ऐड कर लो तो 80 ml के बाद बराबर बनेगा। यानी कि अगर आप 40 ml रिएक्टेंट ले रहे हो, यानी कि 40 + 40 ml आप रिएक्टेंट ले रहे हो तो प्रोडक्ट आपके पास इनका सम बन जाएगा, है ना, 80 ml बन जाएगा। इस तरीके से था ये। तो अब नेक्स्ट है आपके पास एवोगैड्रोस लॉ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इसको समझते हैं, क्या स्टेटमेंट है इस लॉ की। ध्यान से समझना, ये अमेडो एवोगैड्रोस ने दिया था, 1811 में दिया था। क्या स्टेटमेंट है इसकी, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि आपने मान लीजिए कोई एक बीकर लिया हुआ है, उसमें किसी भी किस्म की रिएक्शन करवा रहे हो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। आप किसी भी कंडीशन कहीं पे भी कोई एक रिएक्शन करवा रही है, अगर आपने गैसेस का वॉल्यूम इक्वल लिया हुआ है, गैसेस का जो वॉल्यूम है, गैसेस का वॉल्यूम अगर आपने इक्वल लिया हुआ है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, तो उसकी वजह से जो आपके पास मोल्स फॉर्म होंगे या मोल्स होंगे उनका वॉल्यूम या उनका आप नंबर बता सकते हो, वो भी हमेशा सेम ही रहने वाला है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हो गैसेस का कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो आपको जो मोल्स का नंबर मिलेगा वो भी हमेशा इक्वल ही मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है, ठीक है। ध्यान रखना है टेम्परेचर और प्रेशर बराबर हैं, इसका मतलब कि जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो दोनों फिक्स्ड होंगे, जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। टेम्परेचर केल्विन में ले सकते हो आप, प्रेशर आप एटीएम में ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटीएम में ही होता है, आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, या आप बार में ले सकते हो, पास्कल में ले सकते हो, डाइन्स में ले सकते हो, प्रेशर अलग अलग यूनिट्स में ले सकते हो। तो मान लीजिए लीटर आपके पास वॉल्यूम है, तो कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, और जो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो भी आपस में हमेशा बराबर ही होंगे, यानी कि H2O2 और H2O के जो मोल्स होंगे वो हमेशा बराबर होंगे अगर आपके पास वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो उस वाली कंडीशन पे ये सारे एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। जितना वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम बराबर है तो आपके पास जो मोल्स का नंबर आएगा वो भी हमेशा बराबर ही रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है आपके पास, दूसरा है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम आपके पास ऑक्सीजन है, तो आपके पास 2 वॉल्यूम बन रहे हैं वाटर वेपर्स, यानी कि आपने एक्चुअल में ये रिएक्शन करवाई है, ये रिएक्शन करवाई हुई है आपने H2 प्लस O2 के बीच में, और आपको मिला हुआ है 2 टाइम्स H2O, इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल थे, और टोटल आपको कितने मिल रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल कितने मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। अब आप अगर उल्टा कर दो, इसको ऐड कर दो, तो आपके पास खिचड़ी पक जाएगी और रिजल्ट आपके पास 15 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, वो एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि बताया हुआ है कि जितना वॉल्यूम होगा उतने ही मोल्स होंगे उसके। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि अगर इसको मैं सिंपल तरीके से लिखूं, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, है ना, H प्लस H आपको दे रहा है प्लस O आपको मिल रहा है H2O। दोबारा से अगर मैं लिखूं H प्लस H प्लस O आपको दे रहा है H2O, इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले H कितना था आपके पास, 5 प्लस 5, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको कितना मिल रहा है, आपको मिल जाएगा ये 10 के बराबर, ठीक है। क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो ना,
क्योंकि आप जब केमिकल रिएक्शन लिखते हो, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, जब आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जब आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो आपने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यानी कि एक हाइड्रोजन के मोल थे आपके पास 5 और दूसरे हाइड्रोजन के मोल थे आपके पास 5 और टोटल मोल आपको कितने मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे। ठीक है, अब आप बताओगे कि सर आपने तो लिखा हुआ है H2 यहाँ पे O2, यानी कि H2 दो होंगे। ठीक है, तो आप कर लो 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 2, ऑक्सीजन भी 2 होंगे, कर लो 2 के साथ मल्टीप्लाई। उस वाली कंडीशन में ये 10 हो जाएंगे, ये भी आपके पास 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी आपने 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी आपके पास 20 हो जाएगा। यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, अगर जो एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का वो 10 ग्राम के 10 ml के बराबर है, या आप 10 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 में कितने होंगे, 2 में 20 होंगे ना। इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है आपने। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या है आपके पास। कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप सॉल्व कर लेना जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया हुआ था, चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। एंटोनी लविजर ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, और या फिर प्रोस्ट ने दिया था, या फिर हम गै-लुसैक ने दिया था। तो पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लविजर ने दिया हुआ था। दूसरा लॉ था आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो आपके पास प्रोस्ट ने दिया हुआ था। तीसरा था आपके पास डाल्टन ने दिया हुआ था, तो इसका ऑप्शन यही आपके पास करेक्ट आएगा, है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन ने ही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप आपस में कंबाइन कर रहे हो, तो आपके पास अमोनिया गैस मिल रही है। अब जो रेशो है इनके वॉल्यूम्स का, यानी कि N2, H2 और NH3 का जो रेशो है वो है 1:2:3:2। तो बताओ ये किस लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, देखो गैसेस की बात हो रही है, ध्यान रखना है, गैसेस की बात हो रही है। तो गैसेस में हमने यही पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होगा सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे वो हमेशा सेम ही, तो मोल्स भी आपको सेम ही मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, गैसियस वॉल्यूम के लिए था, जो हमें किसने दिया था, गै-लुसैक ने जो दिया था लॉ, ये उस लॉ की बात हो रही है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो रह गए वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ से कर लेना। ये इसका रीज़न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रूव द लॉ। यानी कि आपके पास जो ऑक्सीजन है उसकी डिफरेंट प्रोपोर्शन यानी कि डिफरेंट कंपोजिशन आप ले रहे हो, तो ऑक्साइड नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स के साथ, तो बताओ ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो ये रहा, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इसका रीज़न भी यहाँ पे बताया गया है, इनको आप अच्छे से रीड कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये इसका रीज़न रहा, अच्छे से हमने ये चीज़ें पहले ही डिस्कस की हुई हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हुई हैं। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।